दोस्तों हम लोगों ने 12th क्लास हिंदी का चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुका था। आज की वीडियो में लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अर्धनारीश्वर और जिसके लेखक का नाम है, जिसके रचयिता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का पूरा बायोग्राफी को पढ़ेंगे, यानी कि उसका जन्म कब हुआ था, उसका निधन कब हुआ था, जन्म स्थान पढ़ेंगे, सारा चीज पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। उसके बाद फिर दोस्तों इस लेखक का, यानी कि लेखक का तो बायोग्राफी को पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, थोड़ा सा आपको थ्योरी पढ़ाएंगे कि अर्धनारीश्वर नाम क्यों पड़ा, ये सारा चीजों को देखेंगे। इससे क्या होगा, आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है कि लघु दीर्घ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो VVI है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं सभी क्वेश्चन या तो पूछा हुआ है या फिर दोस्तों आपको मॉडल पेपर में दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन कई बार दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखना है और ध्यानपूर्वक सुनना है। इससे क्या होगा दोस्तों, एक बार अगर आप एक वीडियो को देख लेते हो तो समझ लीजिए कि एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, 3 से 4 नंबर आपका फिक्स हो गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि भाई अर्धनारीश्वर जो है वो क्या है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो अर्धनारीश्वर जो है वो एक प्रकार का निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर आधा नर आधा स्त्री, तो अर्धनारीश्वर जो है वो निबंध है जिसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। लेखक का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। लेखक का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को लेखक का जन्म हुआ था। उसका मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। 24 अप्रैल 1974 को। उसका जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय जिला में, बिहार में। ठीक है, सिमरिया जो कि बेगूसराय में पड़ता है, जो कि बिहार में उसका जन्म स्थान है। वहीं पे माताजी का नाम है मनरूप देवी और पिताजी का नाम है दोस्तों रवि सिंह। माताजी का नाम मनरूप देवी, पिताजी का नाम रवि सिंह और पत्नी जी का नाम था उसका श्यामवती देवी। क्या है, श्यामवती देवी, श्यामवती देवी। तो पत्नी जी का नाम था श्यामवती देवी। अब यहाँ पर थोड़ा सा बायोग्राफी को पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो है, जिसका जन्म होता है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को और उसका मृत्यु जो है वो होता है 24 अप्रैल 1974 को। हिंदी के एक प्रमुख लेखक, यानी कि बहुत फेमस लेखक थे, कवि व निबंधकार थे। एक लेखक भी था, कवि भी था और निबंधकार भी था। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित थे। वो आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में, यानी कि मॉडर्न युग के जो है एक प्रकार का कवि थे। दिनकर स्वतंत्र, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। क्योंकि जब वो स्वतंत्रता से पहले, यानी कि आजादी से पहले, जब भी वो अपना कोई भी कवि वगैरह कोई भी चीज गाते थे, कोई भी चीज बोलते थे, तो अंग्रेजों को लगता था कि ये देश के विरोध में बोल रहा है। इसके शुरू में इसका नाम विद्रोही कवि रखा गया, फिर आजादी के बाद राष्ट्रीय कवि, क्योंकि अपने देश से प्यार करते थे और अपने देश के बारे में अच्छे अच्छे बातों को जो है ये बताते थे अपने कविता में। ठीक है, चलिए वे जो है छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। छायावादोत्तर मतलब समझ रहे हैं अपना, छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार थी, तो दूसरी ओर जो है कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। समझ गए? तो उसका जो कवि में होता था, यानी कि जो गाते थे, उसमें एक ओज होता था, विद्रोह होता था, आक्रोश होता था, क्रांति भरी होती थी। समझ गए? लेकिन दूसरी ओर वहीं पे उसका एक प्रकार का कोमल, मुलायम, मधुर आवाज ऐसी होती थी। समझ गए? अब देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जो है स्वभाव से सौम्य थे, यानी कि मृदुभाषी थे। सौम्य मृदुभाषी किसको बोलेंगे, जो कि बहुत सीधा साधा होता है, बिल्कुल भी नहीं बोलता। लेकिन जब बात देश की आती है तो कोई भी आदमी खुल जाता है। बस वही चीज है, जब बात देश के हित आहित की आती थी तो वह बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। रामधारी सिंह दिनकर ये 3 पंक्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में सुनाई थी। 3 पंक्तियां जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उसको चुना था, लेकिन उसी के खिलाफ देखिए कितने बड़े शातिर आदमी, कितने बड़े हिम्मत वाले आदमी थे, जो कि अपना जो गवर्नमेंट है, जो उसका गवर्नमेंट है, उसी के खिलाफ बोलना, अगर वो गलत है तो खिलाफ सुनाई थी। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 3 पंक्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में सुनाया था, जिससे देश में जो है भूचाल समझ गया था। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने ही किया था और ये एक प्रकार का दिलचस्प का बात है जिसने उसका किया, उस यानी कि बोल सकते हैं कि भाई यहाँ हिम्मत की बात हो रही है, यहाँ पर देश की बात हो रही है। जब देश की बात आए तो कोई क्या किया, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? इसके बावजूद नेहरू की नीतियों की मुखालफत करने से वे नहीं चुके और इसके बावजूद नेहरू का जो नीति है उसका मुखालफत करने से वो नहीं चुके, इसके बाद भी वो करते रहे। अब स्त्री पुरुष की समानता का पर्याय है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या हुआ, बस वही चीज को समझिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका अर्धनारीश्वर और लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार में हम देखते हैं कि भगवान शंकर का आधा शरीर स्त्री का था और आधा शरीर पुरुष का था। यह अवतार महिला व पुरुष दोनों की समानता का संदेश देता है, यानी कि महिला पुरुष दोनों बराबर है, दोनों समानता है, उसी चीज का ये संदेश देता है। आधा पुरुष और आधा नर। ठीक है, आधा पुरुष और आधा मादा, यानी कि महिला, जो भी बोलिए। समाज, परिवार तथा जीवन में जितना महत्व पुरुष का है उतना ही स्त्री का भी है। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा है, ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। बस यही है अर्धनारीश्वर का पहचान, यही है आपका। अब देखिए क्यों लिया है अवतार। अर्धनारीश्वर का रूप धारण करने
उसने उनके समीप गए थे तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक कर लिया, यानी कि अपने ओर खींच लिया। उसके बाद ब्रह्मा जी, पृथक मतलब एक प्रकार का हो सकता है अलग होना भी, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनकी उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपने भुरकुटी के मध्य से अपने ही समान क्रांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की, जिसने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। समझ गए, तो उसके पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो दोस्तों यही कुछ प्रकार का थ्योरी था। अब हम लोग VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप आराम से मेरे साथ साथ सभी क्वेश्चन का आंसर को देते चलेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज उसको नोट करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है, टाइम बहुत कम है। टेस्ट बोल समझ सकते हैं आप, जो भी बोले अच्छा से आंसर दीजिए और कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बढ़ेगा। फर्स्ट का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका रामधारी सिद्धिनकर है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? भाई रामधारी सिद्धिनकर, इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। अब देखिए रामधारी सिद्धिनकर की रचना कौन सी है। उसने कहा था जूठन, त्रिक्ष या फिर अर्धनारीश्वर। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। तो रामधारी सिद्धिनकर की जो रचना है वो अर्धनारीश्वर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हो जाएगा वो बेगूसराय में, ठीक है। बिहार, दिनकर जी का जो जन्म है बिहार के कौन से जिले में हुआ था? बेगूसराय में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी का, पुरुष का, नारी और पुरुष दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा नारी और पुरुष दोनों का, यानी कि ऑप्शन सी। तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी और पुरुष दोनों चीज को बताता है, दोनों के समानता को अर्धनारीश्वर जो है वो बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या फिर पर्णभ भंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो पर्णभ भंग, यानी कि ऑप्शन डी। तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है वो कौन सी है? पर्णभ भंग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका या फिर छात्र मित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है छात्र सहोदर, यानी कि ऑप्शन ए। तो दिनकर जी की पहली कविता जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर में। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। तो 7 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1925 में, ठीक है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिनकर जी की जो पहली कविता है वो कब प्रकाशित हुई थी? 1925 ईस्वी में। 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि, समझ, भावना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, भावना, फीलिंग। तो दिनकर जी के अनुसार यदि पति अगर विचार है तो पत्नी जो है वो भावना था। ये किसने कहा था? दिनकर जी ने कहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है भिक्षुणी होने का, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। ये किसका कथन है? यानी कि कहा कि पुरुष जब नारी का गुण लेगा तो वो देवता बन जाता है, और वहीं पे अगर नारी अगर किसी पुरुष का गुण ले ले तो वो राक्षस हो जाती है। भाई ये क्या है? ये कथन किसका? दिनकर जी का, रविंद्रनाथ का, प्रेमचंद का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ये चैप्टर ही पढ़ रहे हैं उसी का। नहीं, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र का। 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रेमचंद्र जी ने ये कहा था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध से, कहानी से, एकांकी से या फिर वेद से? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 11 का राइट आंसर वो आपका ऑप्शन, ठीक है। अर्धनारीश्वर जो है वो क्या है? निबंध है एक प्रकार का। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग प्लीज बताइएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी मैं किताब तो देख नहीं सकता हूँ। अर्धनारीश्वर का जो है किस विद्या से संबंध? नहीं, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो निबंध होगा या फिर एकांकी होगा? मुझे जहाँ तक लगता है वो निबंध होना चाहिए, लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो रहा है अभी। तो प्लीज आप लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। 11 नंबर का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, दिनकर जी ने या फिर उदय प्रकाश ने? यहाँ जय प्रकाश होना चाहिए, लेकिन उदय प्रकाश, चलिए जो भी हो वो राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर जो है वो आपका किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग समझते जाइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन है, ठीक है। गांधी जी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, कल्पित या फिर आदर्श या फिर वास्तविक? तो 13 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है कल्पित, यानी कि ऑप्शन बी। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? कल्पित रूप है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? प्रेमचंद्र के अनुसार जब नारी पुरुष का गुण सीखता है तो वो क्या हो जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा राक्षसी, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। प्रेमचंद्र ने इस बात को कहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी या फिर रश्मिरथी या फिर जूठन या फिर कुरुक्षेत्र?
तो 15 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह जूठन यानी कि ऑप्शन सी। तो निम्नलिखित में से जो जूठन रचना वो किसकी नहीं है, दिनकर जी की नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। यहाँ पर दिनकर जी की है पूछ रहा है, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। तो नहीं में आपका जूठन हो गया 15 का, ठीक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब यहाँ पर कौन सा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ये जो है दिनकर जी की रचना है, यहाँ पर दिनकर जी की रचना है पूछा, ठीक है। 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस कृति पर उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, अर्धनारीश्वर पर, उर्वशी पर, हुकार पर या फिर कुरुक्षेत्र पर। तो 17 का जो राइट आंसर है बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उर्वशी यानी कि ऑप्शन बी। तो उर्वशी के कृति पर जो है उसको ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 18, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्यकृति है नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र या फिर द्वंद्व गीत या फिर रश्मिरथी। तो 18 का जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा कुरुक्षेत्र यानी कि ऑप्शन बी। यानी कि युद्ध और शांति इन दोनों के बीच यानी कि इन दोनों की समस्या पर जो लिखा गया काव्य कृति है उसका नाम क्या है, कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र में लिखी गई। 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 19, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किस चीज का, शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का या फिर विष्णु और लक्ष्मी का। तो 19 का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल आपका हो जाएगा शिव और पार्वती का, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 20, गंधारी थी दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी या फिर बलराम की माँ थी। तो 20 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह दुर्योधन की माँ यानी कि ऑप्शन ए। तो गंधारी जो है वो दुर्योधन की माँ थी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 21, प्रेमचंद्र थे, गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे। तो 21 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है कथाकार यानी कि ऑप्शन बी। तो प्रेमचंद्र जो है वो क्या थे, कथाकार थे। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 22, दिनकर का जन्म कब हुआ था, ये मैंने आपको शुरू में ही करवाया। 22 का राइट आंसर है बिल्कुल आपका 23, शुरू में ही करवाया ना यार, यहाँ देखिए ना क्या करवाए थे, 23 सितंबर 1908 नहीं बोले थे, शुरू में ही सारा चीज आपको बता दी, इसलिए वीडियो को शुरू से देखा कीजिए। चलिए 23 का जो राइट आंसर 20 क्या था, 22 था ना, 22 का जो राइट आंसर वो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ था। आप देखिए इस क्वेश्चन नंबर 23, दिनकर किस युग के कवि थे, भारतेंदु या फिर छायावादी या फिर छायावादोत्तर या फिर नवे काव्यान्दोलन, ठीक है, जो भी है। लेकिन 23 का जो राइट आंसर वो आपका छायावादोत्तर, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दिनकर जी जो है इसी युग के कवि थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, थर्ड लास्ट होगा ना ये। संस्कृति के 4 अध्याय जो है किसकी कृति है, गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। 24 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह रामधारी सिंह दिनकर यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो संस्कृति के जो 4 अध्याय है वो किसकी कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की है, राइट आंसर ऑप्शन डी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका, वो है 25। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, शुद्ध कविता की कोई, पुनर्नवा या फिर स्मृति की रेखा या फिर कविता के नए प्रतिमा। तो 25 का जो राइट आंसर हो दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वह शुद्ध कविता की खोज यानी कि ऑप्शन ए। तो कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, वह शुद्ध कविता की खोज, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक, 25 नहीं, ये क्वेश्चन में लगभग आपको मुझे लगता है 40 क्वेश्चन करवा दिया, क्योंकि बहुत कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बताए हैं और ये पूरा थ्योरी भी बताए, पूरा सब्जेक्टिव भी बताए, थोड़ा वो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी एक वीडियो करवा देंगे वो बाद में। लेकिन फिलहाल ये चैप्टर में आपका ये अध्याय 4 अर्धनारीश्वर कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उसको भी सही चीज मिल पाए, ठीक है। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीटली 12 की तैयारी कराई जाती है, इसलिए जरूर आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को देखें, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।